हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो इसमें हम देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स कर कर जो अपनी पावर को इंक्रीज कर कर, मिलिट्री पावर को इंक्रीज कर कर, वेरियस जो चीज़ों में इंटरफेयर कर कर बंगाल के जो गवर्नरशिप है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और धीमे देखेंगे हम कैसे उन्होंने वेरियस जो बैटल्स लड़ी और अल्टीमेटली कैसे उन्होंने बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं मुर्शिद कुली खान से, जो कि 1717 टू 27 इनका जो गवर्नरशिप है वो चली। इन 1717 मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज अ बंगाल सूबेदार, दैट इज गवर्नर, बाय मुगल एम्परर फर्रुखशियार। तो फर्रुखशियार जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने जो गवर्नरशिप है एज अ बंगाल सूबेदार किसको दे दी? मुर्शिद कुली खान को इन 1717। ग्रांट ऑफ गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा ऑल्सो टू हिम बाय फर्रुखशियार। अब हुआ क्या कि फर्रुखशियार ने उनको 1719 में जो गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी दे दी। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल टू फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि जो कैपिटल पहले ढाका में हुआ करती थी उसको मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर दिया। तो हम यहाँ पे ये याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुर्शिद कुली खान ने जो कैपिटल है उसको ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया था। आगे हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि 18वीं सेंचुरी में जिनके हाथ में बंगाल की जो है गवर्नरशिप आई। उसमें सबसे पहला नाम आता है सुजाउद्दीन, जिनको 1727 से 39 के बीच में इनको बंगाल की गवर्नरशिप मिली। ही वॉज अ सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान। ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाई मुगल एम्परर शाह मोहम्मद शाह रंगीला इन 1733। अब जो सुजाउद्दीन थे वो कौन थे? वो सन इन लॉ मुर्शिद कुली खान थे, ठीक है। इनको बिहार की जो गवर्नरशिप है किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। 1733 आते आते जो सुजाउद्दीन थे उनके पास गवर्नरशिप आ गई थी बिहार की। उसके बाद सरफराज खान आए 1739 से 40 के बीच में, इन्होंने गवर्न किया बिहार को। ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दीन एंड वॉज मर्डर्ड बाय अलवर्दी खान, द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार इन 1740। जो सरफराज खान थे ये कौन थे? ये सन किसके थे? सुजाउद्दीन के। एंड और उनका जो मर्डर किया था किसने? अलवर्दी खान ने, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। तो जब बिहार जो था जो अंडर कंट्रोल आ गया बंगाल के, तो वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर थे अलवर्दी खान, उन्होंने सरफराज खान का कर दिया भैया मर्डर। और उसके बाद गवर्नरशिप जो है वो आ गई अलवर्दी खान के पास 1740 टू 56। अब देखिए ऐसे इनके पास नॉर्मल तरीके से गवर्नरशिप नहीं आई थी। इन्होंने भी बहुत सी चीजें करी जिसके बाद इनको जो गवर्नरशिप ऑफ बंगाल मिली। लीगलाइज्ड हिज aspiration by receiving a फरमान from the मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम रुपीज 2 करोड़। अब हुआ क्या कि अलवर्दी खान ने कर दिया मर्डर किसका? सरफराज खान का। तो भैया ऐसे तो आपको नॉर्मल तरीके से गद्दी मिल नहीं सकती, आपको लेनी पड़ेगी परमिशन। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मुगल एम्परर से। उस टाइम मुगल एम्परर कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास अलवर्दी खान गए और इन्होंने 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर को दिया। उसके बाद जो एम्परर थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने फरमान जारी किया और ये लीगलाइज्ड कर दिया कि भैया अलवर्दी खान जो हैं अब गवर्नर ऑफ बंगाल के तौर पर जाने जाएंगे। He prevented the English and French from fortification their factories at Calcutta and Chandnagar respectively। अब हुआ क्या कि जब अलवर्दी खान के पास गवर्नरशिप आई किसकी? बंगाल की। तो इन्होंने क्या देखा कि इंग्लिश और जो फ्रेंच हैं वो उनकी जो फैक्ट्रीज वहां पे प्रेजेंट थी उस एरिया को वो फोर्टिफाई कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच की जो वहाँ पे किलाबंदी कर रहे थे उसको उन्होंने रोकना चालू कर दिया। और जो कलकत्ता था उस टाइम पर इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका बहुत बड़ा गढ़ था, और जो चंद्रनगर था वो फ्रेंच का बहुत बड़ा गढ़ था। और दोनों ही एरिया पर अलवर्दी खान ने क्या किया कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था उसको रोकना चालू कर दिया। तो ये लीडर थे सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलवर्दी खान। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 18वीं सेंचुरी में बंगाल की डेवलपमेंट्स में। अब हम बात करते हैं सिराजुद्दीन की, जो कि 1756 से 57 तक एक ही साल का इनका जो है गवर्नरशिप चली। अलवर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सुजाउद्दौला। अब हुआ क्या कि अलवर्दी खान के बाद उनको सक्सीड किया इनके ग्रैंडसन ने। ग्रैंडसन कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार ऑन 20 जून 1756। फोर्ट विलियम सरेंडर्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, रिकवर्ड कलकत्ता। अब हुआ क्या कि सिराजुद्दौला जो कि अपने पिताजी की पॉलिसी, अलवर्दी खान की पॉलिसी कि भैया हम जो
ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच जो एरिया फोर्टिफाई कर रही थी अपने फैक्ट्री के आसपास, जो एरिया एक्सपेंड कर रही थी, उसको वो रोक टोक करते थे। वही सेम पॉलिसी सिराजुद्दौला ने भी अपनानी चालू कर दी और उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार पर, उसको कर लिया सीज 20 जून 1756 आते आते। और आगे चलकर सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम जो कि अंडर कंट्रोल था किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये बात जब मालूम चली किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप लीडर्स को, तो उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम मद्रास के एरिया में कमांड कर रहे थे, उनको भेजा कि भैया जाके देखिए कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्ट्रगल कर रही है बंगाल में, वहां पर जाके अपना कुछ मजबूती से अपना जो पक्ष है वो पेश करिए। अब हुआ क्या कि भैया रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर मद्रास से पहुंच गए और इन्होंने जो एरिया है कौन सा, फोर्ट विलियम, वो दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 9 फरवरी 1757 तक आते आते एक ट्रीटी भी साइन हुई। ठीक है, वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर, किसके बीच में साइन हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें सिराजुद्दौला ने ये देखा जाए कि जितनी भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की मान ली थी। British then captured Chandanagar, the French settlement on March 1757. 1757 मार्च 1757 आते आते ब्रिटिश ने जो फ्रेंच की एक एरिया था चंद्रनगर, जहाँ पे फ्रेंच अपना होल्ड रखते थे, उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब बेसिकली मार्च 1757 आते आते दो ही मेन पावर्स रह गई थी बंगाल में, जो कि एक थी सिराजुद्दौला, बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल, और जो कि किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मुगल ने ही उनको बैठा के रखा हुआ था एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। और दूसरी जो मेन पावर जो बैठी हुई थी वो इंग्लिश बैठी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट इनका और बढ़ता है और उसके बाद होती है बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757 ओइंग टू अ कॉन्स्पिरेसी द नवाब वाज डिफीटेड। अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो है 23 जून 1757 को लड़ी जाती है और ये लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, बेसिकली कॉन्स्पिरेसी कर कर नवाब को हरा दिया जाता है। तो और अल्टीमेटली जो है सिराजुद्दौला बिना लड़े इस लड़ाई को हार जाता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 20 जून 1757 आते आते जो फोर्ट विलियम है वो सरेंडर हो गया था। ठीक है, वो कब किसके कैप्चर में आ गया था, सिराजुद्दौला के कैप्चर में आ गया था। और 9 फरवरी 1757 आते आते ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन हुई किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नर ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद एक बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला लास्ट नवाब थे बंगाल के जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भैया कोई ना कोई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई ना कोई उनको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सिराजुद्दौला को भैया जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी, उसमें किस किस ने सिराजुद्दौला को से गद्दारी करी थी। उसमें पहला नाम आता है मीर जाफर, मीर बख्शी। और मीर जाफर जो थे वो हम आगे चल के देखेंगे कि ये बन जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्होंने धोखा दिया था, मीर चंद्र ने धोखा दिया था, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता। बेसिकली ये जो थे जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, या वो अपना कंट्रोल रखते थे, वहां पे वो कमांड करते थे। अमीर चंद रिच सिख मर्चेंट, ये जो थे ये ट्रेड को देखते थे और ये भी जो थे ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। जगत सेठ बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, ये जितने भी बैंकिंग सिस्टम थे ये जगत सेठ के अंडर में थे। खादिम खान कमांडेड अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप। अब खादिम खान जो कि सिराजुद्दौला की जो आर्मी है उसको लीड कर रहे थे, इन्होंने भी बैटल फील्ड पर ये जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही बेसिकली लड़ रहे थे। तो हम यहाँ से याद रखें कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो 1757 को लड़ी गई थी। नवाब जिसके संग साजिश हुई थी वो सिराजुद्दौला थे और इनका नाम भी इतिहास में लिख गया था, जिनको धोखा दिया गया था। अब हम बात करते हैं मीर जाफर की, जो कि 1757 से 60 के बीच में इनको मिल गई गवर्नरशिप और इन्होंने गवर्न किया बंगाल को। द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अब हुआ क्या कि जब सिराजुद्दौला को कॉन्स्पिरेसी से हरा दिया गया बैटल ऑफ प्लासी में, तो मीर जाफर के पास आ गई किसकी गद्दी, अब ये बन गए गवर्नर। और इन्होंने करी थी गद्दारी, इन्होंने ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। तो इन्होंने क्या किया, अनडिस्प्यूटेड जो भी ट्रेडिंग राइट्स थे वो कौन-कौन से एरिया में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये किसको दे दिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिना किसी रोक-टोक के बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर सकती थी, जो पहले सिराजुद्दौला जो थे वो आसानी से नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, और उनको क्या हो गया, साथ-साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारी राइट भी दे दी गई। 24 परगना, बंगाल में एक एरिया पड़ता है, जब आप साउथर्न बंगाल में जाएँगे तो वहाँ पर पड़ता है 24 परगना।
वहाँ की ज़िम्मेदारी राइट भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। मीर जाफ़र हाउएवर फेल इंटू एरियर एंड वाज़ फोर्स्ड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अब हुआ क्या कि मीर जाफ़र के बहुत सारे एरियर होने लगे, इकोनॉमिक लॉसेस होने लगे और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल करने लगे। तो हुआ क्या कि इनको भैया इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया और इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और इनको गद्दी छोड़ के देनी पड़ी किसको? अपने सन इन लॉ मीर कासिम को। और अब इनके सन इन लॉ जो मीर कासिम है वो अब गवर्नर बन जाते हैं। तो हम ये यहाँ देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफ़र ने फ्री ट्रेड दे दिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का 24 परगना का एरिया दे दिया गया था, जो कि ज़मींदारी राइट दे दी गई थी। भैया आप वहाँ पर ज़मींदारी जो भी आपको वहाँ पे कैश क्रॉप बोना हो, जो भी क्रॉप बोनी हो, वो अब आपका राइट है। आप जो भी कमांड करेंगे, वो वहाँ के लोग जो हैं वो कल्टीवेट करेंगे। और ये हम देखेंगे कि मीर जाफ़र जो थे, उनको भैया जब इकोनॉमिक लॉसेस हो गए, एरियर्स हो गए, तो उनको एब्डिकेट कर दिया गया, उनको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ गया। अब हम बात करते हैं मीर कासिम की, जो कि 1760 से 64 के बीच में इनको मिल गई गद्दी, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए मीर कासिम। द नवाब हु डेयर टू रेजिस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। अब ये जो थे मीर कासिम, इन्होंने देखा कि भैया बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, ब्रिटिश डोमिनेंस बहुत जोरों पे है, ब्रिटिश अपना कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह करना चालू कर दिया। मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगॉन। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब मीर कासिम देखते हैं कि भैया बहुत सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में एरिया ले रही है, तो ये उसका विद्रोह करते हैं और बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगोंग ये एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और साथ ही साथ ये अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर देते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद बेसिकली बंगाल में था और मुंगेर जो है वो बिहार में था। अब इन्होंने अपनी कैपिटल जो है बिहार में शिफ्ट कर दी थी और वहां से वो चीजों को देख रहे थे और वहां से कमांड कर रहे थे। मीर कासिम सून रिवोल्टेड एज ही वाज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिसयूजिंग द दस्तक फ्री ट्रेड पासेस। अब मीर कासिम जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और वो गुस्सा थे किससे? ब्रिटिशर्स से, क्योंकि जो कि दस्तक जो कि एक ड्यूटी फ्री पास था उसका मिसयूज बहुत कर रहे थे। बेसिकली बहुत सी इलीगल चीजें भी वहां पे ट्रेड हो रही थी, जो कि मीर कासिम को अच्छा नहीं लग रहा था। However, having been defeated by the British, he fled to the Awadh, where he formed a confederacy with Awadh ruler Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II। अब होता क्या है कि ये विद्रोह करते हैं, इनकी होती है लड़ाई और ये हो जाते हैं डिफीट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ये वहां से भाग कर पहुंच जाते हैं अवध। अवध में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात होती है सुजाउद्दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। और आगे चलकर इनकी मुलाकात होती है मुगल एम्परर शाह आलम टू से। ये तीनों मिलकर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू, ये तीनों मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी बनाते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी से एक लड़ाई होती है, द बैटल ऑफ बक्सर 1764, जो कि एक बहुत निर्णायक रोल प्ले करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की डोमिनेंस में इन बंगाल। तो फिर होता क्या है द बैटल ऑफ बक्सर में कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम की यूनाइटेड आर्मी अटैक कर देती है ब्रिटिशर्स पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम कमांड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक ऐसे जनरल होते हैं जिन्होंने अपना लोहा उस फील्ड पर, उस बैटल फील्ड पर ये दिखा दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, क्या लीडरशिप है उनकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेक्टर मुनरो जो उनको लीड कर रहे थे, अपना डोमिनेंस दिखाया और हुआ क्या कि भैया बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हार गए। यूनाइटेड आर्मी मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम टू की जो यूनाइटेड आर्मी है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है हार गई। सो हम देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि बहुत ही निर्णायक रोल प्ले किया इन द गवर्नरशिप ऑफ बंगाल। तो हम बात करते हैं मीर कासिम की। तो अब हुआ क्या कि जब मीर कासिम की यूनाइटेड आर्मी जो है जिसको लीड कर रहे थे मीर कासिम, वो हार गए, तो अब गवर्नरशिप जो थी दोबारा से मीर जाफर को दे दी गई थी। और मीर जाफर कौन थे? मीर जाफर ये थे, ये आपके फादर इन लॉ थे, किसके? मीर कासिम के। मीर कासिम के फादर इन लॉ मीर जाफर को दोबारा से जो है गवर्नरशिप दे दी गई थी। सो जो सक्सेसर थे किसके? मीर कासिम के, वो थे मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकदौला। तो जब मीर कासिम अपनी जो बैटल थी वो हार गए, उसके बाद मीर जाफर को दे दी गई। फिर उसके बाद धीमे धीमे जो गवर्नरशिप थी वो चेंज होती गई। On Mir Jafar death, his son Najmudullah was placed on the throne and signed a treaty on 20th February 1765, by which the Nawab was to disband most of his army and to administer Bengal through a deputy सूबेदार nominated by the company। जब मीर जाफर की डेथ हो गई तो जो सन थे नजमुद्दौला, मीर जाफर के जो सन नजमुद्दौला थे, उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई गई जब वो राजगद्दी पर बैठ गए। और ट्रीटी साइन कराई गई 20 फरवरी 1765 को। और इस ट्रीटी में उनसे ये साइन करा दिया गया कि भैया आपको अब
जो भी आर्मी है वो आप अब अपने साथ नहीं रख सकते हैं, उसको डिसबैंड कर दीजिए। अब आपको जो भी आर्मी का कंट्रोल होगा, जो भी आर्मी का सपोर्ट दिया जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी से दिया जाएगा, ठीक है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा वो सब एक साथ ही था। बंगाल को एडमिनिस्टर करने के लिए अब आपको एक डिप्टी सूबेदार अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बेसिकली अब उन्होंने देखा जाए तो अपना अथॉरिटेटिव कंट्रोल भी अब चालू कर दिया था इन द कोर्ट ऑफ जो नजमुद्दौला थे उसमें। जो गवर्नरशिप में अब डायरेक्ट उनका जो है इंटरफेरेंस होने लगा था। अब हम देखते हैं कि क्लाइव कंक्लूडेड, अब जब बैटल ऑफ बक्सर हार गए कौन? जो यूनाइटेड आर्मी ऑफ मीर जाफर, शाह आलम टू और आपके नवाब ऑफ अवध सऊदौला, ये जब हार गए तो इनसे ट्रीटियां भी साइन हुई। तो दो ट्रीटियां साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक साइन करी थी शाह आलम टू ने, जो कि 12 अगस्त 1765 को साइन करी थी, और एक ट्रीटी साइन करी थी सुजाउद्दौला ने, जो कि 16 अगस्त 1765 को साइन करी गई थी। तो याद रखिएगा, दो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। शाह आलम टू से अलग साइन हुई थी, सुजाउद्दौला से अलग ट्रीटी साइन हुई थी। अब हम बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 से 72। तो अब हुआ क्या था कि जब बैटल ऑफ बक्सर, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल हार गए थे, यूनाइटेड आर्मी ऑफ जो जिसको लीड कर रहे थे मीर जाफर, वो हार गए थे। तो उसके बाद क्या था कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया गया था 1765 में। इसमें क्या होता था कि जो कंपनी के पास दीवानी राइट और निजामत राइट दोनों थे, द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत राइट फ्रॉम नजमुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। तो दीवानी राइट और निजामत राइट नजमुद्दौला से ले ली गई थी, ठीक है, द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन कंपनी जो थी वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती थी, ना कि रेवेन्यू कलेक्शन करती थी, वो अपने ऑफिसर्स को बैठा के रखती थी देखने के लिए, और फिर बाद में अपना शेयर जो है वो डिवाइड कर दिया करती थी। और हम आगे जाकर देखते हैं कि डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो कि 1765 से 72 तक चली, उसको वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को 1772 तक आते आते जो है उसको हटा दिया था। तो हमने इस पूरे लेक्चर में ये देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, कैसे उन्होंने कॉन्स्पायर किया, कैसे उन्होंने लोगों को अपनी तरफ किया, कैसे उन्होंने बहुत सारे राइट लिए, दीवानी राइट ली, निजामत राइट ली, जमींदारी राइट ली, कैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया के को अपने कंट्रोल में लिया, कैसे उन्होंने धीमे धीमे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगह पर अपने इंटरफेरेंस करने लगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल जो है बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहीं से, यहीं की एरिया यूज कर कर, बंगाल की एरिया को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ की उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल ग्रोथ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ की, वहाँ की पॉलिटिकल सीन को समझा, वहाँ के लोगों को समझा, और धीमे धीमे और डेवलपमेंट करे मैसूर में, मराठास पे, सिख पे, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे हमारे। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हो। लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।